हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बीआरएस से है। आज हम लोग जानेंगे कि ये बीआरएस यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार किया जाता है। होता क्या है कि जब भी आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि मैं टैली का एग्जांपल लूँ, तो उसमें आप जो डेट को अपने तरफ से पुटअप करते हैं मिलान करने के बाद, तो वो ऑटोमेटिक बैंक के रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना देता है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये बनता कैसे है और कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव क्लास है जो कि 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल मैनेजमेंट, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस आने वाले लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बीआरएस क्या होता है। बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। पासबुक और कैश बुक, जो इसमें डिफरेंसेस हो जाता है, इसे मिलान करने के लिए ही जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसी स्टेटमेंट को हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या फिर शॉर्ट में बीआरएस कहते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये पासबुक और कैश बुक क्या होता है, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है। पहले हम लोग बात करते हैं कैश बुक के। जैसे हम लोग कैश बुक का नाम लेते हैं, दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि हम जो अपने कैश का जो लेजर बना के रखते हैं उसी को हम लोग कैश बुक कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कैश बुक का माने मतलब हमारा बैंक स्टेटमेंट का लेजर अकाउंट होगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जैसे मान के चलो कि मैं टैली को यूज़ करता हूँ, तो मैंने अपने टैली में अपने बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर रखा है। तो जो भी लेन देन होता है, डेबिट एंड क्रेडिट, हम अपने टैली में चढ़ाते हैं। तो हमारे कंपनी में जो बैंक का लेजर हमने बना के रखा है, उसी के लेजर को, उसी की स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैश बुक कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि पासबुक किसे कहेंगे। तो बैंक का जो स्टेटमेंट होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो या फिर करंट अकाउंट का हो, जो बैंक से हमें मिलता है या आप खुद से आप उस स्टेटमेंट को बैंक के वेबसाइट से या उसके एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं, वही बैंक का स्टेटमेंट पासबुक कहलाता है। सवाल यह है, क्या बीआरएस बनाना कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है? तो मैं कहूँगा भाई कंपलसरी है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आता है तो कोई भी चार्टर्ड साहब आपके बीआरएस को देखे बिना, यानी बैंक स्टेटमेंट आपके बुक से टैली कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, बिना इसके आपका तो टैक्स ऑडिट हो ही नहीं सकता। इसलिए बीआरएस बनाना कंपलसरी है। अब सवाल ये उठता है कि बीआरएस को हम कब बना सकते हैं। देखिए, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। आप बीआरएस डे वाइज भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, मंथली हो, हाफ ईयरली हो या फिर आपका ईयरली हो। साल में एक बार आपको बैंक स्टेटमेंट से तो एंट्री लेनी ही लेनी है, तो इसका माने आपको बीआरएस वहां पे बनाना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि पासबुक और कैश बुक में ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं, कौन सा ऐसा रीज़न है, या हमारे एंड से गलती होती है या फिर बैंकर की तरफ से गलती होती है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसका आंसर है कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, हमारे एंड से ज़्यादा होती हैं, बैंकर की तरफ से कम होता है, लेकिन कुछ मिस्टेक हो सकते हैं जिसकी वजह से इस दोनों बुक्स में डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती के ही वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कौन कौन सा ऐसा रीज़न है
जिसकी वजह से इस दोनों बुक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस तारीख को चेक इशू करते हैं, और ये ज़्यादातर कब होता है, जब आप लोग मंथली BRS बना रहे हैं और मंथ एंड में चेक को इशू करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपने पार्टी को, अपने सप्लायर को चेक इशू करते हैं, सेम डेट में हम यहाँ पर पेमेंट का एंट्री ले लेते हैं। तो हमारे टैली में क्या होता है, उसी समय बैंक के लेजर में उतना पैसा कम हो जाता है, लेकिन वही जो चेक है वो ब्रांच में जाने में डिले हो गया या फिर क्लियरेंस में डिले हो गया, नेक्स्ट महीने वो पास हुआ, तो यहीं पर क्या हो गया, डिफरेंसेस आना शुरू हो गया। क्योंकि सेम मंथ में हमारे बुक्स में उतना पैसा तो कम हो जाता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो भंजाने के लिए या फिर क्लियरेंस में डिले हो जाता है, जिसके वजह से उस पार्टिकुलर मंथ में वो पैसा वहाँ से निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो सकता है चेक सेंट टू बैंक बट नॉट येट डिपॉजिटेड बाय द बैंकर। कभी कभी आपको चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव होगा, आपने क्या किया कि यहीं पर से जैसे ही आपने बैंक में जाकर डिपॉजिट किया, आपने डिपॉजिट का एंट्री तो अपने टैली में या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है आपने उस पर चढ़ा लिया, हमारे उसी दिन में हमारे लेजर में उतना पैसा बढ़ गया, लेकिन फिर वही मंथ एंड हो सकता है, क्लियरेंस में टाइम लग गया, वो नेक्स्ट महीने में डिपॉजिट हुआ, तो इस महीने का पैसा अगले महीने बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो इमीडिएट आ गया ना, क्योंकि हमने जैसे डिपॉजिट किया वैसे ही अपने बुक में एंट्री ले ली। तो ये दूसरा रीज़न हो सकता है ये डिफरेंसेस होने का। अब जो तीसरा जो कॉमन जो रीज़न होता है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंकर। आपको पता है कि बैंक कभी भी अपना कोई भी चार्जेस हमारे अकाउंट से डेबिट कर देती है, तो क्या हमें उसके बारे में पता रहता है क्या, बैंकर कब और कितने बजे कितना हमारे अकाउंट से वो पैसे को डेबिट कर रही है, हमें बिल्कुल ऑफ कोर्स पता नहीं होता, जिसके वजह से वो एंट्री सेम डेट में हमारे बुक्स में नहीं आती है, जिसकी वजह से जब हम लोग मिलान करते हैं तो ये रीज़न तो हमें मिलना ही मिलना होता है। अब इसके बाद जो फोर्थ हो सकता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंकर। आपको पता है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपको पता है कुछ भी पैसा अगर उसमें आपका सेव किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है, तो बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। बैंक जब भी इंटरेस्ट दे, हमें अगर उसका मैसेज मिला भी या नहीं भी मिला, तो उसी सेम डेट में हमारी बुक्स में एंट्री नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो बैंक का जो पासबुक है या बैंक का जो स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन जब हम लोग टैली पे हम लोग काम करते हैं उसका एंट्री नहीं होने के कारण से वो उतना बैलेंस बढ़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। अब इसका जो पांचवा जो रीज़न जो कि हो सकता है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड या डायरेक्टली ट्रांसफ़र बाय द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अकाउंट में कस्टमर क्या करते हैं, आज के तारीख में UPI के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू वो हमारे अकाउंट में पैसे को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन हमें पता हो या ना हो किसी रीज़न से वो एंट्री छूट गया, लेकिन जब हम लोग बैंक का जब मैचिंग करते हैं, जब टैली करते हैं, तब पता चलता है कि हाँ हमारे अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन हमारे टैली में उसका एंट्री नहीं है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद जो लास्ट है, क्लरिकल मिस्टेक, यानी आप जो भी एंट्री लेते हैं उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है। चढ़ाना था 10,000, गलती से चढ़ गया 1,000, चढ़ाना था 1,000, गलती से 1 0 आपका बढ़ गया तो 10,000 हो गया। हमारे यहाँ 1,000 का एंट्री हुआ, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वही 10,000 है। हमारे इसमें 10,000 का एंट्री है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना था, 1,000 का था। तो इस वजह से
से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। और बीआरएस बनाने का बेसिकली दो ही बेस होता है, या तो आप आधार अपना बेस आप कैश बुक को मान सकते हैं, या फिर बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक को मान सकते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक अगर हम लेके चलते हैं तो इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होगा। बैलेंस एज पर पासबुक अगर मान के चलते हैं तो इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होगा। अगर नॉर्मल अकाउंट है, कोई सीसी या फिर ओडी अकाउंट नहीं है, तो फिर इसे नॉर्मल तरीके से बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपका चाहे वो सेविंग हो या करंट अकाउंट हो, अगर ये सीसी है या फिर ओडी है तो इसका तरीका अलग होगा। यानी कि जैसा आपका बैंक अकाउंट होगा, जिस नेचर का, हम उसको उसी तरीके से बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने कहा कि अगर आप डिटेल में बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में कंपनी के रियल डेटा के साथ ये सारा कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मेट किस तरह का होता है। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम, उसका जो भी एड्रेस है वो आपको दे देना है। यहाँ पर आपको लिख देना है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ या फॉर द ईयर। आप जो भी पीरियड का बना रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने बेस यहाँ पे माना है बैलेंस एज पर कैश बुक, आप बैलेंस एज पर पासबुक भी आप मान सकते हैं, वैसा कोई इशू नहीं। जैसा आपको इजी लगे आप उस तरीके से बनाएं, आंसर तो सेम ही आना है। तो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, जैसे कि आप दिसंबर का बना रहे हैं तो आपने अपने टैली से जो भी लेजर अकाउंट को प्रिंट आउट लिया, उसमें देखिए उसका कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब जो भी रीजन होगा बस आपको क्या करना है, या तो उसे कैश बुक में जोड़ना है या फिर उसे कैश बुक में घटाना है। उसके बाद जब आप लोग जोड़ घटाव कर लेंगे तो फाइनली जो फिगर आएगा वो आपका बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा। यानी कि ये जो यहाँ पर बैलेंस आएगा ये आपके बैंक स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो इसका माने आपका बीआरएस से बन चुका है। अब इसे किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में बनाना है, अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप जरूर लेके, मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के मैं जरूर आऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित साबित हुआ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।